Jai Sri Swaminarayan. SSCM School CBSC runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankuwa heartily welcome you to this online education platform. Students of class 9, today we will continue our discussion of chapter number 6 in our English subject, that is My Childhood. So this chapter is about our former president APJ Abdul Kalam. This chapter is an extract from his biography, that is Wings of Fire. This is also known as inspirational book and autobiography because it was written by APJ Abdul Kalam and Arun Tiwari. Okay, so in our previous video we discussed about this chapter, about some of the incident of the childhood of APJ Abdul Kalam. So हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से उनका चाइल्डहुड बीत रहा था, किस तरह से उनका चाइल्डहुड बीता है, फिर उनके पेरेंट्स किस तरह के थे, उनके पेरेंट्स से उनको क्या इनहेरिटेड मिला है. सो वी डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, सम ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, सम ऑफ द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड. वो किस तरह से पहली बार पैसे कमाते हैं, किस तरह से उन्होंने वो इमली के जो बी होते हैं उसको बेचकर पैसे कमाए थे. So we discuss about these points about Second World War. So let us begin the reading and explanation of this chapter where we reached in our last video. That is page number 70, paragraph number 6, point number 6. So let us start. One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, A new teacher came to our class. So एक दिन क्या हुआ, देखिए ये क्या है पूरा चैप्टर, एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड की जो मेमोरीज थी, उनके साथ जो इंसिडेंट हुए उसके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने एक बायोग्राफी जो जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखे थे एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के इंसिडेंट्स. सो उसी में से एक एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर के नाम माय चाइल्डहुड के नाम पर यहाँ पर हमें रखा गया है हमारी बुक में और हमें सिखाया जा रहा है. वो चैप्टर हमें ये चैप्टर क्यों सिखाया जा रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, एक दिन क्या हुआ जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तब कहाँ पर वो 5th स्टैंडर्ड में थे, इन रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल थी जो उसमें, तो तब वहाँ पर एक न्यू टीचर आए, नए टीचर वहाँ पर आए. सो अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास. आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम and I always sat in the front row next to Ramanatha Shastri who wore the sacred thread. So यहाँ पर एपीजे अब्दुल क्या कह रहे हैं कि वो हमेशा कैप पहनते थे जो कि उनको मुस्लिम होने का ऐसे दावा करती हो, यानी कि जो मुस्लिम्स जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक तरह की कैप, एक तरह की टोपी पहनते हैं जिससे वो पता चले कि वो मुस्लिम है. सो उस तरह की वो हमेशा ऐसी जो कैप थी वो पहनते रहते थे. और वो कहाँ पर बैठते थे हमेशा, तो जो रामानाथ शास्त्री थे जो कि एक हाई प्रिस्ट लक्ष्मणा शास्त्री के बेटे थे, उनके पास में ही, नज़दीक में ही, उनकी ही रो में, उनके पास में ही एकदम बैठा करते थे. वो वहीं पर बैठते थे क्योंकि उनके बीच में किसी भी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल या फिर रिलीजियस किसी भी प्रकार का भेदभाव में वो मानते ही नहीं थे. ना तो उनके पेरेंट्स, ना तो उनके गांव में कोई मानता था, इसीलिए वो उनके पास में बैठते थे. एंड एज अ चाइल्ड ही वाज सो इनोसेंट, यानी कि वो बहुत इनोसेंट थे. उनको ये सब रिलीजियस जो भी भेदभाव थे उनके बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था और उनके पेरेंट्स उनको ऐसा सब सिखाते भी नहीं थे. सो वो कहाँ बैठते थे, रामानाथ शास्त्री थे उनके पास में ही बैठते थे. एंड जो रामानाथ शास्त्री थे वो क्या पहनते थे, हु वॉर द सेक्रेड थ्रेड. थ्रेड यानी कि जनोई. जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो क्या पहनते हैं, जनोई पहनते हैं. तो वो भी एक ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने भी जनोई पहनी हुई थी. So what happened? The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. So ये जो न्यू टीचर आए थे वो क्या मानते थे, वो एक सोशल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव में मानते थे, वैसे टीचर थे. तो उनसे ये क्या स्टोमच ऐसा, ये जो मुस्लिम और हिंदू, जो एक हाई प्रीस्ट का जो बेटा था रामानाथ शास्त्री, वो एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठे, एक मुस्लिम बच्चे के साथ वैसे
वो उनको सहन नहीं हुआ, उनको ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है। सो इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट, तो वो किस तरह से देखते थे, वो एक सोशल रैंकिंग की तरह देखते थे, भेदभाव करते थे उनके साथ। आई आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो उनको क्या किया, अब्दुल कलाम को जो टीचर था उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप इसके पीछे की बेंच में बैठ जाइए, यानी कि रामानाथ शास्त्री के साथ मत बैठिए। क्यों? क्योंकि वो भेदभाव में मानते थे, उनको ऐसा लगता था कि एक ब्राह्मण का बेटा एक मुस्लिम बॉय के साथ नहीं बैठ सकता, उसको पीछे बैठा देना चाहिए, इसलिए उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे बैठवा दिया, पीछे की बेंच में उनको बैठने को कहा। सो व्हाट हैपन, आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री। तो अब्दुल कलाम को बहुत ही सैड, वो बहुत ही सैड हो गए, उनको बहुत ही दुख लगा, और उसी तरह से रामानाथ शास्त्री को भी बहुत ही इस बात से वो सैड हो गए, उनको दुख लगा था। सो व्हाट हैपन, he looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. He, it means Ramanatha Shastri, वो बहुत ही utterly downcast means वो बहुत ही sad और depressed हो गए जैसे ही अब्दुल कलाम को लास्ट बेंच पर बैठा दिया। तो जो रामानाथ शास्त्री जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे वो भी बहुत ही sad और depressed हो गए। The image of him weeping when I shifted to the last row felt a lasting impression on me। देखिए, जिससे हमें ये समझ में आता है कि उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, वो अब एक दूसरे को अपना भाई ही समझते थे, भले ही एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है। इस बात का ये प्रूफ है कि जैसे ही अब्दुल कलाम को पीछे बैठा दिया तो रामानाथ शास्त्री वीपिंग यानी कि रोने लगे, एंड जैसे ही उनको सिर्फ पीछे अब्दुल कलाम को पीछे भेज दिया टीचर ने तो वो रोने लगे। और इस रोने की वजह से ये जो वो रो रहे थे ना, उसकी वजह से अब्दुल कलाम के ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ा, एक लास्टिंग इम्प्रेशन, यानी कि लास्ट तक रहने वाला, कभी न भूलने वाला, ऐसा उनके ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ा कि देखो ये भले ही दूसरे धर्म का बेटा है, भले ही दूसरे धर्म में फॉलो करता, लेकिन वो मेरे लिए क्राई यानी कि रोया। क्यों? क्योंकि उसको लास्ट बेंच पे बिठा दिया। तो उनके बीच में इतना अच्छा बॉन्ड था, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, ओके। उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था कि ये हिंदू का बेटा है, ये मुस्लिम का बेटा है। सो वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर द रिलीजियस बैरियर्स विच कम्स इन आवर लाइफ, ओके। जो हम ये जो रिलीजियस बैरियर्स रखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये छोटी कम्युनिटी का है, ये बड़ी कम्युनिटी का है, तो ये सब अब्दुल कलाम जो एक हमारे बहुत ही फॉर्मर बड़े प्रेसिडेंट थे और फेमस साइंटिस्ट थे, उनके चाइल्डहुड में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बात हमें सीखने को मिलती है कि उनके पेरेंट्स भी उनको ये सब नहीं सिखाते थे। तो हमें भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमें भी ये बात सीखनी चाहिए। So after school, we went home and told our respective parents about the incidents. तो जैसे ही वो घर पर गए बच्चे सब, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये जो इंसिडेंट हुआ था कि जैसे अब्दुल कलाम को पीछे भेज दिया गया था, तो वो सब उनके पेरेंट्स को वो कहते हैं। सो लक्ष्मण शास्त्री, who was लक्ष्मण शास्त्री, the father of रामानाथ शास्त्री, the high priest of रामेश्वरम टेम्पल, उनने क्या किया, सम द टीचर को डांटा, एंड इन आवर प्रेजेंस, यानी कि अब्दुल कलाम और सभी बच्चों की हाजिरी में, प्रेजेंस में क्या किया, टोल्ड द टीचर को कह दिया साफ दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो लक्ष्मण शास्त्री ने गुस्से में आकर क्लियरली उनको कह दिया कि आप हमारे जो इनोसेंट चिल्ड्रन से, हमारे जो बच्चे हैं, उनके माइंड्स में ये सब क्या ना, जो पॉइजन है यानी कि जहर ना मत फैलाइए। किस प्रकार का जहर? तो सामाजिक इनइक्वालिटी, सामाजिक भेदभाव, सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल इंटॉलरेंस यानी कि धार्मिक भेदभाव है, ये सब हमारे जो मासूम बच्चे हैं अभी के, उनके माइंड्स में ऐसी जो जहर है वो मत गोलिए, वो ऐसा जहर मत फैलाइए, ऐसा क्लियरली लक्ष्मण शास्त्री ने कह दिया, ठीक है।
So he bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. और उन्होंने bluntly यानी कि in clear tone, clearly किसी भी प्रकार की फीलिंग के बजाय ही उन्होंने सीधा कह दिया उनको, भले ही उनको गलत लगे या फिर वो उनसे खफा हो जाएं, फिर वो उन्होंने क्लियरली उनको कह दिया या तो आप इन बच्चों से माफ़ी मांगिए या फिर ये स्कूल और ये आइलैंड छोड़कर चले जाइए। ऐसा क्लियरली लक्ष्मणा शास्त्री ने किसको कह दिया? टीचर को कह दिया। सो not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. तो ये जो पूरा ब्लंटली यानी क्लियर टोन में जो कह दिया था ना लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को, इसकी वजह से क्या हुआ, तो सिर्फ टीचर जो नया आया था उसका बिहेवियर ही नहीं बदल गया, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, एक पूरा मैसेज था, वो इस तरह से कम्युनिकेट किया लक्ष्मणा शास्त्री ने उस टीचर से कि उस टीचर के जो ख्याल थे इस तरह से भेदभाव वाले, डिस्क्रिमिनेशन वाले, वो चेंज हो गए, वो टीचर पूरा चेंज हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वन इंसिडेंट इन द चाइल्डहुड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देखते हैं उनके चाइल्डहुड में क्या क्या हुआ था। सो ऑन द वॉल the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. तो तब के समय में जब ये एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे तब भी ये जो डिफरेंट क्लासेस थे हमारे मेनली 4 क्लासेस थे इन अवर एंशिएंट टाइम। जब ये अब्दुल कलाम थे तब भी कौन कौन से? एक थे ब्राह्मण्स जो कि एजुकेटेड पॉपुलेशन में आते, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो तब के समय में भी एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम्स में भी ये जो 4 सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन थे, सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेशन थे 4 अलग क्लासेस के, उसको रिजिडली फॉलो किया जाता था। यानी कि ब्राह्मण का बेटा पढ़ लिख के ब्राह्मण का काम ही करेगा या फिर ऐसे एजुकेटेड होगा, फिर क्षत्रिय होगा, वो इस तरह से शक्तिशाली बनेगा, फिर जो वैश्य है वो सारे बिजनेस में यानी कि काम में जाएंगे, और जो शूद्र हैं वो सबकी सेवा करेंगे। सो तब भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है, यानी कि जो स्मॉल सोसाइटी थी रामेश्वरम की वो भी इसको बहुत ही रिजिडली इस टर्म्स को सेग्रीगेशन था उसको फॉलो करती थी। However, my science teacher Shiv Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. तो ये तो था ही, ठीक है, कि सभी जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही रिजिड थे, यानी कि भले ही वो रिजिड थे लेकिन एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। वो अपनी जो भी रिलीजियस है, अपनी जो भी धार्मिक जो भी एक्टिविटीज है वो करते थे, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। फिर भी हाउएवर उनके एक टीचर थे, किसके? अब्दुल कलाम के, जिसका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। ओके, वो बहुत ही कंजर्वेटिव, वो बहुत ही क्या थे? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मीन्स अ पर्सन हु फॉलो हिज रिलीजियस एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली, यानी कि अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक जो क्रियाएं हैं वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वैसे एक टीचर थे जिसका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। किसके टीचर थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम के। और उनकी वाइफ बहुत ही कंजर्वेटिव यानी कि बहुत ही रिजिड थी, बहुत ही हम कह सकते हैं कि रूड ख्याल वाली थी। ओके, तो उनकी वाइफ कैसी थी? बहुत ही कंजर्वेटिव थी, वॉज समथिंग ऑफ रिबेल। फिर भी ये जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे ना, वो फिर भी कुछ अपोजिट थे, यानी कि उनको ये सब भेदभाव नहीं चाहिए था। वो सबको एक ही तरह से दिखते थे, भले वो अपने धर्म को अच्छी तरह से फॉलो करते हो लेकिन वो भेदभाव में नहीं मानते थे, वो इसको खत्म करना चाहते थे। इसीलिए आगे देखते हैं कि क्या हुआ। ये भी एक बढ़िया इंसिडेंट है एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ का। So he did his best to break social barriers so that people from various backgrounds could mingle easily. तो उन्होंने बहुत अपनी बेस्ट ट्राई की उन्होंने कि ये जो सोशल बैरियर्स है उसको तोड़ दे, ये जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल, सो दैट क्या हो सके कि जो अलग अलग जाति के, जो अलग अलग नाती के और धर्म के लोग हैं वो एक साथ जुड़ जाए, इजीली सब एक हो जाए। इसीलिए सो ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से
Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. So अब्दुल कलाम यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके टीचर वो बहुत घंटे उनके साथ बिताते थे और अब्दुल कलाम को कहते थे कि कलाम तुम इस तरह से डेवलप्ड हो, इस तरह से इतना एजुकेशन लो कि तुम भी जो बिग सिटीज, बड़े सिटी में जो हाईली एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी रेंज में आ जाओ, इतना आप पढ़ो, इतना आप डेवलप्ड हो। तो एक तरह से एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक हिंदू होने के बावजूद एक मुस्लिम जो लड़का था उसको इस तरह से अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी सलाह देते थे, क्योंकि वो इस तरह से किसी भी भेदभाव में नहीं मानते थे। मानते तो नहीं थे लेकिन उसको मिटाना भी चाहते थे, जो भी बंदे ऐसा मानते हो उनको। सो वन डे व्हाट हैपन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to din in her ritually poor kitchen. Ritually poor, it means kept protected from all outside influences for the observation of religion. Okay? तो रिचुअली यानी रिचुअली प्योर किचन, इट मीन्स कि इतना प्योर रखना कि किसी भी बाहर के अदर कास्ट के लोगों को अपने जो रिलीजियसली प्योर किचन है उसके अंदर ना आने देना। तो उनकी वाइफ थी वो बहुत ही हॉरिफाइड हो गई, गुस्से हो गई कि एक मुस्लिम बॉय को, ये जो विचार है कि एक मुस्लिम बॉय को अपने घर, अपने रिचुअली प्योर किचन में खाने के लिए बुलवाना, तो उनसे वो खफा हो गई और क्या किया, शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। तो अब्दुल कलाम को सर्व करना, खाना परोसने से भी मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed, यानी कि वो अपसेट नहीं हुए। शिव सुब्रमण्यम अय्यर इस बिहेव से, अपनी वाइफ के इस तरह के बिहेव से जरा भी अपसेट नहीं हुए, बल्कि क्या किया, नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से एंग्री यानी कि गुस्सा भी नहीं हुए, बट इंस्टेड, लेकिन उन्होंने क्या किया, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड एंड सैट डाउन बिसाइड्स मी टू ईट हिज मील, बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अब्दुल कलाम को खाना परोसा और उनके पास में बैठकर खाना खाया। सो हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी वाइफ थी वो किचन डोर के उस तरफ से उनको देखती रही। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drink water and cleaned the floor after the meal. तो वो वंडर्ड, ऐसे सोचने लगे कि उनकी वाइफ ने क्या ऐसा कुछ देखा होगा, चेंजेस, अलग डिफरेंस देखा होगा, जिस तरह से मैं राइस खा रहा था या फिर पानी पी रहा था, या तो फिर मैंने जो खाना खाने के बाद जो भी नीचे गिरा था वो फ्लोर को क्लीन किया, तो उस तरह से ये जो पूरा किया उस प्रोसेस में उन्होंने मेरे में कुछ डिफरेंट देखा होगा क्या। वो इस तरह से वंडर, एक बच्चे की तरह, एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह वो सोचने लगे। सो क्या हुआ, व्हेन आई वॉज लीविंग हिज होम, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो जैसे मैं फिर खाना खा के जाने लगा तो क्या हुआ कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो उनके टीचर थे, उन्होंने फिर से उनको कहा कि अब नेक्स्ट वीक भी फिर तुम यहाँ पर खाना खाने आना। सो ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन he told me not to get upset. तो अब्दुल कलाम क्या हुए, थोड़े हेजिटेट हुए, उन्होंने मना किया। तो ये सब देखकर, ऑब्जर्व करके हेजिटेशन, तो उनके टीचर ने क्या कहा, he told me not to get upset, अपसेट मत हो बेटा, आप कंफ्यूज मत हो, एंड सेइंग, क्या कहा उनको, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. अगर तुम एक बार तय कर लो कि ये सिस्टम है उसको चेंज करना है, तो इसके बीच में तकलीफें, मुश्किलें तो आएगी ही, लेकिन उसके सामने हमको लड़ना सीखना है। इस मुश्किलों के आगे हमें लड़ना है और इसके ऊपर जीत हासिल करनी है, ऐसा उनके टीचर ने उनको सिखाया। When I visited his house the next week, जब उन्होंने नेक्स्ट वीक अपने टीचर के घर गए, तब क्या हुआ, देखिए चेंजेस क्या है कि शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हिज ओन हैंड्स। तो दूसरी बार जब वो गए तो चेंज ये आया कि जो वाइफ बहुत ही कंजर्वेटिव थी, जो अपने प्योर रिचुअलिक जो क्लीन जो किचन था उसमें किसी को आने नहीं देती थी, वही वाइफ
अब्दुल कलाम को उनके रिचुअली जो भी प्योर किचन था उसके अंदर ले जाती है और अपने ही हाथों से उनको खाना परोसती है, जो कि हमारी बुक्स में नीचे जो एक पिक्चर दिया गया है उसमें हम देख सकते हैं। सो देन क्या हुआ, अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ये भी एक इंसिडेंट था उनकी लाइफ में। सो देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स तय होना, श्योर होना। तो अब क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और भारत की आज़ादी तय हो चुकी थी कि भारत आज़ाद होने वाला है। सो इंडियंस विल बिल्ड देयर ओवन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। तो गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो भारतीय हैं, जो इंडियंस है, वही अपने भारत को बनाएंगे, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। सो द वर्ल्ड कंट्री वॉज फिल्ड विथ अन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड इट मीन्स बिफोर हैपन, बिफोर यानी कि इससे पहले कभी ना हुई, इससे पहले कभी ना देखी हुई ऑप्टिमिज्म यानी कि होप, डिजायर सभी लोगों में आ गई। तो पूरी कंट्री इस तरह की डिजायर रखने लगी, इस तरह से चीयर होने लगी कि अब हम आज़ाद होंगे, पहले कभी आज़ादी ना मिली हो, इस तरह से उनके अंदर फीलिंग आने लगी। सो आई आस्क्ड तब एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या पूछा अपने फादर से, आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। तो तब उनके एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पापा के पास से परमिशन मांगी आगे की पढ़ाई के लिए। कहाँ पर? रामनाथपुरम, जो हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट था उसका हेडक्वार्टर क्या था? रामनाथपुरम था। वहाँ पर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए उनसे परमिशन मांगी। वो थोड़ा हेजिटेट भी थे, उनको डर भी लग रहा था, इसीलिए ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। तो उनके पापा ने, ही इट मीन्स जो उनके जैनुलाब्दीन जो उनके फादर थे, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा, कुछ ऐसे सेंटेंस कहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, वो ऐसा थिंकिंग करते थे कि शायद मैं डर जाऊंगा, शायद वहाँ पर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उन्होंने एक इंस्पायरेशनल लाइन बोली कि अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अबुल यानी कि अब्दुल कलाम, मेरे को पता है कि तुमको बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, ग्रो यानी कि डेवलप्ड होने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए। डज द सी गुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट नेस्ट। तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जो सी गुल एक पक्षी का नाम है, एक क्या है, एक बर्ड है, तो क्या तुम्हें नहीं पता है कि एक बर्ड है वो भी अपनी नेस्ट को यानी कि अपने घर को छोड़कर अकेला आकाश में अक्रॉस द सन के ऊपर तक वो अपने आप उड़ता है, तो वो क्या अकेला नहीं जाता है? इट मीन्स दैट कि अब्दुल कलाम भी अपना घर छोड़कर जा रहे हैं तो उनको कोई डर ना लगे, वो अकेले ना हो जाए उनके लिए, इसलिए वो एक इंस्पायरेशनल, ये सब स्टोरीज इंस्पायर्ड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है। सो he quoted Khalil Gibran's to my hesitant mother। तो जैसे ही अब्दुल कलाम ने ये परमिशन मांगी बाहर जाने के लिए, तो उनकी मदर भी थोड़ा हेजिटेट हो गई, वो भी दुख करने लगी, टेंशन लेने लगी। तो तब अब्दुल कलाम के फादर थे, उन्होंने उनकी मदर को एक खलील जिब्रान की जो एक पोएम्स का जो कोट है, जिस पोएम्स का नाम है आई थिंक माई चिल्ड्रन, तो उस पोएम्स का एक कोट है, स्टांजा है, उसको उनकी मदर को सुनाया। दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन, जो तुम्हारे चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, यानी कि वो किसके बेटे हैं? वो लाइफ की लॉन्गिंग्स, उनकी इच्छाओं के, लाइफ के डिजायर्स के बेटे हैं, अपने खुद की थॉट्स उनके बेटे हैं। ठीक है। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे द्वारा हैं, बट नॉट फ्रॉम यू,
ओके, यू मे गिव देम योर लव, आप अपना प्रेम उसको दे सकते हो, उसको लव दे, उसकी केयर कर सकते हो, अपना प्रेम उसको दे सकते हो, उसके साथ बांट सकते हो। नॉट योर थॉट्स, अपने विचार, अपने खुद के डिजायर्स उसके ऊपर मत ला दिए, यानी कि जो अपनी एक्सपेक्टेशन है वो अपने बच्चे के पास से मत रखिए। आप अगर अपने बच्चों के पास ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मेरा बच्चा ये बनना चाहिए, तो ये गलत बात है। उसके डिजायर्स क्या है वो हमें जानना चाहिए और उसको फ्रीली अपने डिजायर्स के रास्ते पे, अपनी वे पे जाने देना चाहिए, यानी कि फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, यानी कि हर एक बच्चे के अपने भी कुछ विचार होते हैं लाइफ के प्रति। वो जैसे ही ग्रो करते हैं वो अपने थॉट्स, वो किस तरह से डेवलप्ड होना चाहते हैं, कौन से फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, तो उस तरह के थॉट्स होते हैं। तो तब हमारे पेरेंट्स हैं, उनको जो अपनी एक्सपेक्टेशन है, जो खुद का ही ख्याल है, वो अपने बेटे के ऊपर, अपने चिल्ड्रंस के ऊपर नहीं डालने चाहिए। सो within this we completed the explanation and reading of this chapter. I hope that you are clear to this chapter. This is one of the best chapter and important chapter of this English subject. So with this chapter we learn about the courage, about the how we do not follow the discrimination of रिलेटेड टू द रिलीजियस। ओके, हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं सीखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। एंड हमारे जो ओवन थॉट्स हैं एज अ पेरेंट्स, हमारे जो ओवन थॉट्स हैं वो हमारे बच्चों के ऊपर नहीं लादने चाहिए। सो वी लर्न अबाउट दिस पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। We also learn and get information about the childhood of APJ Abdul Kalam. So I hope that you are clear to this chapter. Now we discuss more about some of the points and about the difficult word in our Microsoft Teams meeting. So still that, thank you so much. Jai Sri Swaminarayan.